आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जीनोम और जीनोम ब्राउज़र को। जीनोम क्या है, जीनोम और जीनोमिक्स ये सेम ही हैं। तो कहीं पर जीनोम लिखा होता है, कहीं पर जीनोमिक्स, तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है या जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है, उसका एक कंप्लीट सेट, उसको अगर हम कंपाइल कर लें तो हम उसको जीनोम कहते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो उसकी कंप्लीट उसके स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन जो है वो अगर हम उसको एक जगह पर कंपाइल करते हैं तो हम उसको कह देते हैं ह्यूमन जीनोम। ठीक है, अब आपको जीनोम का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल में हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, जो कि 1990 में इस पे वर्किंग स्टार्ट हुई थी और 2003 तक इसकी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी थी। इसके इनिशियल गोल्स क्या थे? अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी हमें क्या ज़रूरत है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को एक जगह पर कंपाइल करें। ठीक है, उसकी क्यों जेनेटिक इंस्ट्रक्शन लें। अब हमें पता है कि बहुत सी डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो कि हमारी जो प्रोटीन्स हैं, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन फंक्शन करती हैं नॉर्मली, अगर उन प्रोटीन्स के जो अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस हैं उनमें कहीं पर चेंज आ जाता है, म्यूटेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ेज़ कॉज करती हैं। अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड मॉडल मौजूद हो जिसके अंदर उस ऑर्गेनिज्म की, जैसे ह्यूमन की बात करें, हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मॉडल है जिसमें ह्यूमन की जेनेटिक इंस्ट्रक्शन सेव है और हमें पता हो कि ये प्रोटीन बनाने के लिए ये सीक्वेंस चाहिए, लेकिन पेशेंट के अंदर जो है वो सीक्वेंस यहाँ से चेंज हुआ है जिसकी वजह से ये डिजीज़ कॉज हो रही है। ठीक है, अगर ये पता होगा हमें कि नॉर्मली यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए था जो कि यहाँ पर नहीं है, तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा? वो हमें एक जीनोम से ही पता चलेगा जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया होगा। ठीक है, इसी तरह ह्यूमन का जो एक जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसका भी यही मकसद था कि हम लोग जो डिजीज़ को ट्रीट करना है तो हम लोग एफिशिएंटली ट्रीट कर सकें। हमें पता हो कि नॉर्मल अगर ये सीक्वेंस है, अब यहाँ पर ये एबनॉर्मेलिटी आ रही है, इसको हम चेंज करेंगे। जैसे कि कैंसर की सिचुएशन में कीमोथेरेपी से ट्रीट किया जाता है और म्यूटेशन को जो है वो रिकवर किया जाता है। उसके अलावा आप ये देखें कि डीएनए सीक्वेंसिंग अगर हर बार जो है अगर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। इसलिए एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को रन किया गया कि एक बार ही हम इसका स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो बना लें, ताकि फिर दोबारा हर बार इसको ना करना पड़े। उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है कि ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये प्रोवाइड करता है कंप्लीट एक्यूरेट सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियंस डीएनए बेस पेयर्स दैट मेक अप द ह्यूमन जीनोम। उसके बाद ह्यूमन जीनोम कंटेन रफली 3 बिलियन बेस पेयर्स, और इसमें जीन्स कितनी होती हैं? 20,500 जीन्स इसमें मौजूद होती हैं, और ये 2003 तक ये कंप्लीट हो चुका था। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसने कंट्रीब्यूट किया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट 1800 डिजीज़ जीन। ठीक है, उनकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प किया है। तो जो हम बात पहले कर रहे थे, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की यहाँ पर डायग्राम दिखाई गई है कि जहाँ पर ह्यूमंस की सारी जो जीन्स का जो डाटा है वो यहाँ पर दिया गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, हमने बात कर ली। हम बात करते हैं कि जीनोम की टाइप्स कितनी हैं। अब जीनोम की टाइप्स स्ट्रक्चरल भी हो सकती है, फंक्शनल भी, कंपैरेटिव और म्यूटेशनल भी। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स जो है वो डिटरमिन करता है प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फंक्शनल जीनोमिक्स की, तो फंक्शनल जीनोमिक्स जो है वो जीन्स और प्रोटीन्स के फंक्शन को डिस्क्राइब करेगा। कंपैरेटिव जीनोमिक्स का क्या काम होगा कि वो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जो जीनोम मौजूद है उनको कंपेयर करेगा और फिर हम लोग बता सकेंगे कि कौन किससे कितना रिलेटेड है। वो फिर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डिस्क्राइब करने के लिए फर्दर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं म्यूटेशनल जीनोमिक्स की। अब म्यूटेशनल जीनोमिक्स की, जैसे कि हम पीछे भी बात कर रहे थे कि कितनी इम्पॉर्टेंट ये हमारे लिए हो चुकी है इस वक्त म्यूटेशनल जीनोमिक्स की स्टडी। कोई भी डिज़ीज़ है उसमें हम लोगों को देखना है कि इस डिज़ीज़ ये क्यों काज कर रही है, कौन सा प्रोटीन जो है वो अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर रहा, उसमें कहाँ पर सीक्वेंस में चेंज आया है। अब वो चेंज कैसा हो सकता है? वो ट्रांसक्रिप्शनल ऑल्ट्रेशन भी हो सकती है,
वो डिलीशन ऑफ सम सीक्वेंस वहाँ से हो सकता है, वो इंसर्शन ऑफ सम एक्स्ट्रा सीक्वेंस वहाँ पे हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई है एपिजेनेटिक। अब एपिजेनेटिक का मतलब ये है कि सीक्वेंस तो वहाँ पर नॉर्मल सीक्वेंस तो मौजूद है, लेकिन वो स्विच ऑफ कर चुका है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। अब इस तरह की जो म्यूटेशंस आ जाती हैं किसी भी पेशेंट के अंदर, वो डिज़ीज़ कॉज करती हैं। तो म्यूटेशनल जीनोमिक्स हमारी हेल्प करता है कि हम उन म्यूटेशंस को स्टडी कर सकें और फर्दर हम अपनी डिज़ीज़ को फिर ट्रीट कर सकें। अब जीनोम को तो हमने डिस्कस कर लिया, अब जीनोम ब्राउज़र क्या है। जिस तरह से हम डिफरेंट डेटाबेसेस पढ़ते आ रहे थे, इसी तरह से ये जो जीनोम ब्राउज़र है, ये डिफरेंट डेटाबेसेस को एक जगह पर इंटीग्रेट करने से हमारे पास जीनोम ब्राउज़र बन जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि ये इंटीग्रेट क्या करता है, जीनोमिक सीक्वेंसेस को। अब जो हम लोग पीछे जीनोम के एक सीक्वेंस को एक जगह पर कंपाइल कर रहे थे, उन्हीं जीनोमिक सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं कि ये उनको इंटीग्रेट करता है और एनोटेशन डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और डाटा को एनोटेट करता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय डाटा एनोटेशन। एनोटेशन क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सीक्वेंस मौजूद था, ठीक है। अब ये सिंपल एक सीक्वेंस था, उस सीक्वेंस में हमने कुछ जो है वो हाईलाइट करके बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी कि ये सीक्वेंस की राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए है, यहाँ पर टेंडम रिपीट्स हैं सीसीजी, उसके बाद सीसीजी, ये टेंडम रिपीट्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, बाइंडिंग साइट्स। इसी तरह से ये जो बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी सीक्वेंस की बहुत ज़रूरी होती है, उसको ऐड कर देना, किसी भी रॉ डाटा को लेकर उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन ऐड करना, तो ये क्या कहलाता है, एनोटेशन ऑफ डाटा। और जीनोम ब्राउज़र का क्या काम है कि वो एनोटेशन ऑफ डाटा को प्रोवाइड करता है और इसके अलावा इंटीग्रेट करता है जीनोमिक सीक्वेंसेस को। अब ये हमारे पास जो जीनोम ब्राउज़र है वो डिफरेंट है दूसरी बायोलॉजिकल डाटाबेसेस से, और वो किस तरह से कि ये जो रिज़ल्ट्स है वो हमें शो करता है ग्राफिकल फॉर्मेट में, ठीक है। ये ग्राफिकल फॉर्मेट में हमें रिज़ल्ट्स शो करता है, जिस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जीनोम ब्राउज़र के जो हैं वो रिज़ल्ट्स हैं। अब ग्राफिकल डिस्प्ले जो है कह रहे हैं कि वो बेहतर है किससे, फ्लैट फाइल फॉर्मेट से। अब उसकी क्या वजह है, सबसे पहले तो देखें एक फ्लैट फाइल फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो काफ़ी, अगर वो पेजेस पर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, लेकिन अगर हम उसको ग्राफ में डिस्प्ले करें तो एक ही जगह पर हम काफ़ी ज़्यादा डाटा को समराइज़ कर सकते हैं, इट इज़ इन मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म। उसके अलावा ग्राफिकल जो हमारा डिस्प्ले है वो हमें मेटा डाटा अवेलेबल करता है। व्हाट इज़ दैट मेटा डाटा। अब देखें ये सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट अ जीन, किसी भी जीन का जो है वो डाटा, वो कौन सा है, मेटा डाटा। अब वो इसको किस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे, ये जो मेटा डाटा है ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन होती है जीन की। जीन अपने ही बारे में जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा यूज़र्स को दे रही है, उसको हम क्या कहते हैं, मेटा डाटा। अब देखें आप लोग कोई भी टैबलेट जो है वो ख़रीदते हैं मार्केट से, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि आप सुबह में इतनी लें, शाम में इतनी लें, अमाउंट जो है वो एक स्पेसिफिक दी होती है, ठीक है, वो एक डाटा प्रोवाइड किया होता है, वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन होती है अबाउट दैट मेडिसिन, तो वो क्या है, उसका मेटा डाटा। ये ग्राफिकल डिस्प्ले हमें प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जीन का जो स्ट्रक्चर है उसको भी प्रिडिक्ट कर देता है, और SNP इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। SNP अब क्या है, देखें सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज है एक। अब उसमें जो है अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन होती है, कोई भी ऑल्ट्रेशन होती है, कोई भी सीक्वेंस इधर उधर होता है, तो वो ये हमें ग्राफिकल डिस्प्ले बहुत अच्छे से उसको बता सकता है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, लिंक्स टू मैनी डेटाबेसेस, मच डाटा अबाउट अ जीन इज़ गैदर्ड इन वन प्लेस। अब देखें मैं आपसे पहले भी बात करी थी कि जीनोम ब्राउज़र में बहुत ज़्यादा जो डेटाबेसेस हैं वो इंटीग्रेट, इकट्ठी हुई होती हैं एक जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही बात हमने कर ली कि इसमें एक तो ग्राफिकल डिस्प्ले होता है जीनोम ब्राउज़र के अंदर, और दूसरी बात ये कि वहाँ पर डिफरेंट जो हमारी डाटा बेसिस हैं वहाँ से एक जीन के बारे में डाटा को इकट्ठा एक जगह पे कर लिया जाता है और ग्राफिकल डिस्प्ले की फॉर्म में उसको डिस्प्ले किया जाता है। अब जीनोम ब्राउज़र की एग्जांपल हमारे पास हैं UCSC जीनोम ब्राउज़र, और दूसरा है इनसेम्बल।
UCSC जीनोम ब्राउज़र ये एक ऑनलाइन और डाउनलोडेबल जीनोम ब्राउज़र है और इसको होस्ट किसने किया था? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा क्रूज UCSC। उसके अलावा ये इंटरेक्टिव वेबसाइट है और इजी टू यूज़ है और इसमें जो डाटा है वो अपडेट होता रहता है, ठीक है। मतलब जैसे इन डिफरेंट, मैंने बात की थी कि डिफरेंट डाटाबेसेस इंटीग्रेट होकर हमारे पास एक जीनोम ब्राउज़र बनाती हैं, तो जैसे ही वो डिफरेंट डाटाबेसेस पर डाटा जो है वो अपडेट होता है तो साथ में ही इस ब्राउज़र के ऊपर भी उस डाटा को अपडेट कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इंसेंबल ब्राउज़र की बात करते हैं तो वो लेस ईजी टू यूज़ है और उसकी जो अपडेट और उसको मेंटेन किया जाता है वो मैनुअली किया जाता है, तो उसको डिफरेंट पीपल जो हैं वो उसको डील कर रहे होते हैं। इंसेंबल ब्राउज़र की भी हमने बात कर ली। अब अगर जीनोम ब्राउज़र जो है इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये सपोर्ट टेक्स्ट एंड सीक्वेंस बेस्ड सर्चेस, उनको ये सपोर्ट करता है। विजुअलाइज एंड ब्राउज इंटायर जीनोम, ठीक है। अब देखें कि इंटायर जीनोम को ये नहीं है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट जो है जीनोम का उसको, बल्कि हम इसमें क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटायर जीनोम जो है उसको विजुअलाइज करते हैं और उसको ब्राउज़ करते हैं। ये क्या कर सकता है, उसको एनोटेट कर सकता है और उसमें जो है वो डिफरेंट उसके कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकता है, उसमें वेरिएशंस को जो है वो इंडिकेट कर सकता है। उसके अलावा जीनोम ब्राउज़र आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर व्यूइंग एंड इंटरप्रेटिंग दी मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा दैट कैन बी इनकर्ड दी जीनोमिक पोजीशन। दीज इंक्लूड्स वेरिएशन और ट्रांसक्रिप्शन। अगर कहीं पे भी वेरिएशन और ट्रांसक्रिप्शन आ रही है तो हम लोग जीनोम ब्राउज़र की मदद से उसको व्यू कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब जितने भी जीनोमिक प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर जीनोम ब्राउज़र, जैसे कि पीछे हमने दो पढ़े, इंसेंबल और UCSC, ये जीनोम ब्राउज़र जो हैं वो जीनोमिक प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट किए जाते हैं ताकि जो यूज़र्स उस पर काम कर रहे हैं जीनोमिक प्रोजेक्ट पे उनके लिए आसानी हो सर्च करना और डाटा को देखना। अब कौन कौन से वो हैं हमारे पास, यहाँ पर एग्जांपल दी गई हैं ऐसे जीनोमिक प्रोजेक्ट्स जहाँ पर जीनोम ब्राउज़र को इनकॉर्पोरेट किया गया है। GTEX और GNOME AD। That was all about genome browser.